हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो पेट्रोल के दाम है वो एकदम आसमान छू रखे हों, जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स है वो आपस में वॉर कर रही हों, एंड जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो एकदम डिस्टर्ब हो रखी हो। यस, ये सिनेरियो बिल्कुल पॉसिबल है अगर इन दोनों पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए, जिनका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। आज की इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इन दोनों पॉइंट्स के बारे में, एंड क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये एक सी रूट है जहाँ से वर्ल्ड का 45% ऑफ द गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी अदर कंट्रीज में, जो कि मोस्टली होता है ऑयल एंड गैसेस। चलिए पहले अपन डिटेल में बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के बारे में। ये जो सी रूट पॉइंट है ये सिचुएटेड है मिडल ईस्ट में, जो कि है गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ के बीच में, एंड इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 167 किलोमीटर्स एंड ये अप्रोक्सीमेटली 33 किलोमीटर्स वाइड है, एंड अप्रोक्सीमेटली 20% पूरे वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई है वो इसी सी रूट के थ्रू होता है। ये जो स्ट्रेट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है उन कंट्रीज़ के लिए जो या तो ऑयल को एक्सपोर्ट करती है या तो इम्पोर्ट। अगर अपन बात करें ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ये जो भी बड़े बड़े नेशंस है ऑयल प्रोड्यूसिंग, ये यूज़ करते हैं इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को ताकि वो अपने ऑयल एंड गैसेस को सप्लाई कर पाए अपने कंज्यूमर्स तक। और उसी तरह जो कंट्रीज़ ऑयल को इंपोर्ट करती हैं जैसे कि चाइना, जापान, इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे ताकि वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएँ, स्पेशली ऑयल एंड गैसेस के मामले में। ये तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि वर्ल्ड का जो 1/3 ऑयल सप्लाई है वो इसी सी रूट के थ्रू पास होता है। चलिए अब अपन जानते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बारे में एंड उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी एक छोटा सा वाटरवे है जो कि कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी के साथ में। अगर अपन बात करें इसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, तो ये पड़ता है मेले पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ सुमंत्रा के बीच में, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड 37 किलोमीटर्स वाइड है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे छोटा सी रूट है इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी के बीच में। इसी वजह से ये जो सी रूट है ये काफ़ी एसेंशियल है ट्रेड के लिए बिटवीन एशिया एंड यूरोप, क्योंकि एशिया एंड यूरोप में जो ऑयल एंड गैस सप्लाई होता है वो मोस्टली इसी सी रूट के थ्रू होता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से एवरेज में पूरे साल में 50,000 से भी ज़्यादा शिप पास होते हैं। एंड अगर अपन बात करें इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में, तो वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 25% जो ऑयल एंड गैस है एंड जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो इसी सी रूट के थ्रू पास होता है। एशिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ये जो भी सारी कंट्रीज़ हैं ये सिर्फ इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे रिलाई करती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर गुड्स। ये तो अभी तक आप समझ ही चुके हो कि इन दोनों सी रूट्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि वर्ल्ड का अप्रोक्सीमेटली 45% जो ट्रेड्स हैं एंड जो ऑयल एंड गैस सप्लाई किया जाता है वो इन्हीं दोनों सी रूट्स के थ्रू किया जाता है। एंड किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस का काफ़ी डायरेक्ट एंड काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में, कंट्री की इकोनॉमीज पे एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए अगर इन दोनों में से किसी भी सी रूट को ब्लॉक कर दिया जाए। चलिए अपन जानते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में जिनको लेके हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को ब्लॉक कर दिया जाए एंड वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो सोर्स है इस रीजन में टेंशन क्रिएट करने का वो है राइवलरी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये काफ़ी मेन रीजनल पावर है इस रीजन में, एंड ये काफ़ी सालों से कॉम्पीट करते हुए आए हैं अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए इस एरिया में। ये जो राइवलरी चल रही है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, वो है रिलीजियस डिफरेंसेस। एक तरफ ईरान जो है वो है एक शिया मुस्लिम कंट्री, एंड उसी तरफ जो सऊदी अरेबिया है वो है एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री। इस राइवलरी का एक और रीज़न है वो है इकोनॉमिक कंपटीशन, क्योंकि ये दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी मेजर एंड काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है ऑयल प्रोड्यूसिंग के मामले में। जो दूसरा मेजर सोर्स है टेंशन का इस रीजन में वो है कॉन्फ्लिक्ट इन यमन। यमन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिविल वॉर है जो कि चली आ रही है 2014 से। ये वॉर तब स्टार्ट हुई जब हौती रेबल्स ने अपना कंट्रोल पा लिया था यमन की कैपिटल सिटी पे जो कि है साना,
एंड उस टाइम के जो यमन के प्रेसिडेंट थे, जो कि थे अब्दुर्रबू मंसूर हादी, उनको फोर्स करा था कि वो सना छोड़ के निकल जाए। इस वॉर में भी जो ईरान एंड सऊदी अरेबिया है वो भी इन्वॉल्व्ड हैं। एक तरफ जो हौती रेबल्स हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है एंड दूसरी तरफ जो यमन की गवर्नमेंट थी उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है। इस वॉर के चलते हुए यमन के जो सिविलियंस थे उन पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। मिलियंस ऑफ लोग जो थे वो डिस्प्लेस हो गए थे, काफ़ी लोग मारे गए थे। यमन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था, वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो एकदम क्रैश हो गई थी। एंड जो यूएन था उसने इस वॉर को द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का भी नाम दिया था। ये तो बात हुई कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में। चलिए अपन जानते हैं कुछ पोटेंशियल सिनेरियो के बारे में जिनको लेके हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ब्लॉक हो जाए। पहला है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड ईरान। इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी मोस्ट लाइकली सिनेरियो है जिसकी वजह से हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ब्लॉक हो जाए, क्योंकि ईरान काफ़ी लंबी टाइम से धमकी देता हुआ आया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को ब्लॉक कर देगा अगर यूएसए ने उसके अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लिया तो। इस वीडियो में अभी तक मैं आपको जिन भी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ या जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, उन सभी के पीछे काफ़ी लंबी एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो सेकंड पोटेंशियल सिनेरियो है वो है टेररिस्ट अटैक ऑन द वाइटल ऑयल फैसिलिटी इन दिस एरिया। इसका मतलब ये है कि इस रीजन में काफ़ी सारे ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं एंड काफ़ी सारे एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं, एंड किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक ब्लॉक कर सकता है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को ऑयल के मामले में। एंड हो सकता है कि इसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है वो भी बंद हो जाए। चलिए अब जानते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ब्लॉक हो जाए। जो पहला इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है ऑयल के प्राइसेस पे। ऑयल के जो दाम है वो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है ये काफ़ी क्रिटिकल चोक पॉइंट है पूरे ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो वर्ल्ड का 20% जो ऑयल सप्लाई है वो इसी सी रूट से होता है। इसी वजह से जो सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है वो होने वाला है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर एंड इंडस्ट्रीज़ पर, क्योंकि काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ ऑयल पे ही डिपेंडेंट हैं अपने गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंड किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस का काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है ऑयल की शॉर्टेज पर, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो सकता है ऑपरेशंस में। और ऑयल शॉर्टेज की वजह से पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ सकता है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी भी कंट्री की वो एकदम स्लो हो जाएगी, जिसका काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है रिसेशन पर। ये तो बात हुई स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के ब्लॉकेज के बारे में। चलिए अपन जानते हैं कुछ रीजंस के बारे में जिनकी वजह से हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका भी ब्लॉक हो जाए। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन इन साउथ चाइना सी। चाइना काफ़ी लंबी टाइम से क्लेम करता हुआ आया है कि मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी उसी का ही है, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ मलाका। एंड ये जो क्लेम है इसको काफ़ी कंट्रीज ने काउंटर करा है, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। एंड यूएसए ने भी काफ़ी स्ट्रांगली अपोज करा है चाइना के क्लेम को। यूएसए का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो चाइना का क्लेम है इस रीजन को लेके कि मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी उसी का ही है, ये बिल्कुल इलीगल है। एंड इस क्लेम की वजह से जो शिप्स गुजरते हैं उस रूट से उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रीली मूव करने से। और इसी के लिए यूएसए ने एक ऑपरेशन को भी कंडक्ट करा जिसको उसने नाम दिया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। ये एक तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है जो कि इंश्योर करेगा कि साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रोटेक्टिव रहे। जो अगली जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल वर्ड्स में जो चाइना है वो क्लेम करता है कि ताइवान उसी का ही पार्ट है एंड ताइवान क्लेम करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे काफ़ी लंबी हिस्ट्री है जो कि स्टार्ट होती है चाइनीज सिविल वॉर से, जो कि स्टार्ट हुई थी 1927 में एंड ख़त्म हुई थी 1949 में। इस वॉर का आउटकम ये था कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो जीत गई थी एंड उन्होंने हरा दिया था वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टी को। जो डिफीटेड नेशनलिस्ट पार्टी थी उन्होंने रिट्रीट करा था टू द आइलैंड ऑफ ताइवान एंड वहाँ जाके गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करा था जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो विक्टोरियस कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने स्टार्ट करा था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि थी चाइना के मेन लैंड में। तब से ही ये लड़ाई चली आ रही है बिटवीन चाइना एंड ताइवान, क्योंकि जो पीपल्स रिपब्लिक पार्टी है वो क्लेम करती है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है एंड जो रिपब्लिक पार्टी है वो क्लेम करती है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट सेपरेट सेल्फ गवर्निंग कंट्री है। यूएसए का भी काफ़ी मेजर रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट में,
क्योंकि यूएसए ने ताइवान के इस इशू पे एक पॉलिसी को मेंटेन करके रखा हुआ है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी। इसका मतलब ये है कि यूएसए ने ये क्लियर नहीं करा है कि वो ताइवान को हेल्प करेगा या डिफेंड करेगा ड्यूरिंग चाइनीज अटैक, पर यूएसए ने एक लॉ को पास किया है जिसका नाम है ताइवान रिलेशंस एक्ट। इसका मतलब यह है कि यूएसए ताइवान को वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगा जिससे ताइवान खुद को डिफेंड कर पाए। अभी कुछ ही सालों में चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है टू क्लेम ताइवान, एंड इसी के लिए चाइना ने काफ़ी एग्रेसिवली अपनी मिलिट्री को बढ़ाया है नियर ताइवान, और इसी के रिस्पॉन्स में यूएसए ने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी मिलिट्री को बढ़ाया है नियर ताइवान एंड कंडक्ट कर रहा है अपनी ऑपरेशंस टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन ताइवान स्ट्रेट। जो थर्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसकी वजह से हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक हो जाए, वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। इस लड़ाई के पीछे काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, बट जो रूट कॉज है वो ये है कि चाइना काफ़ी तेज़ी से अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है एंड बनता जा रहा है एक इकोनॉमिक सुपर पावर। एंड जो चाइना के क्लेम्स है साउथ चाइना सी में, ये भी काफ़ी बड़ा सोर्स है इस लड़ाई का। यूएसए काफ़ी लंबे टाइम से एक डोमिनेंट पावर रहा है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, बट जो चाइना की ग्रोथ है ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है यूएसए के लिए टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन दिस रीजन। इसी रीज़न की वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशंस और बढ़ सकती हैं। ये तो बात हुई कुछ रीजन्स के बारे में जिनकी वजह से हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक हो जाए, बट चलिए अब जानते हैं क्या होगा अगर एक्चुअल में स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक हो जाए एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्लोबल सप्लाई चेन पर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से एवरेज में पूरे वर्ल्ड का 25% जो कार्गोज है वो शिप होता है, एंड अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हुआ इस रीजन में तो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन पर एंड हर कंट्री पर। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस की तरह ही स्ट्रेट ऑफ मलाका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस सप्लाई के लिए पूरे वर्ल्ड में, एंड अगर किसी भी रीज़न से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ब्लॉक हुआ तो उसका भी सेम इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो कि है एकदम पेट्रोल के दाम है वो आसमान छू लेंगे, हर कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा एंड इवन रिसेशन भी आ सकता है। जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये जो भी सारी कंट्रीज़ हैं ये इसी स्ट्रेट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर ट्रेड्स, एंड अगर किसी भी रीज़न से स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक होता है तो इन सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो एकदम क्रैश हो जाएगी। चलिए फाइनली अब अपन बात करते हैं कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में जिनसे ये फ्यूचर ब्लॉकेज को प्रिवेंट करा जा सकता है। पहला है डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी। जो सबसे इंपॉर्टेंट वे है किसी भी लड़ाई को सुलझाने का वो है थ्रू डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी। जो भी सारी कंट्रीज है इस रीजन में इन्वॉल्व वो आपस में बात कर सकती है ताकि वो एक पॉसिबल सोल्यूशन पे आ पाए पीसफुली। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है जो कि हेल्प कर सकता है कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए एंड जो टेंशंस है उनको कम करने के लिए। इसके लिए कंट्रीज अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती है बाकी कंट्रीज के साथ में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकती हैं एंड विजिट कर सकती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टाइम टू टाइम। जो नेक्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस। सैंक्शंस एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो कि हेल्प कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका को फ्रॉम फ्यूचर ब्लॉकेज, और हेल्प कर सकता है किसी भी कंट्री को पनिश करने के लिए फॉर देयर एग्रेसिव एक्शंस। अगला है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। ये एक तरीके के मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कंट्रीज अपनी वॉरशिप्स भेजती हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में ताकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रोटेक्टेड रहे। ये मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्यूचर ब्लॉकेज। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, ये दोनों ही जो वाटरवेज है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर एंड ग्लोबल इकोनॉमी पे। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ तो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है हर कंट्री के ऊपर एंड हर कंट्री को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर काफ़ी सारे पॉसिबल सोल्यूशन है जो कि हेल्प कर सकते हैं फ्रॉम प्रिवेंटिंग स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोस फ्रॉम फ्यूचर्स ब्लॉकेज। एंड जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इन सारी कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट एंड पीस को प्रमोट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी भी नॉलेज या थोड़ा भी जानने को मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको जानना है कि इजराइल और पैलेस्टीन में वॉर क्यों चल रही है तो यहीं कहीं पे एक वीडियो आ रही होगी, उसको ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।